वीडियो बन रही है, ये वीडियो बन रही है। तो बता दो हम कहाँ पहुँच चुके हैं। ऑटो 1 मिनट में बताता हूँ भाई। मैं बताता हूँ, कसम से बड़ी मुश्किलों में पहुंचे हैं यहाँ तक। यहाँ पे ये डिसाइड करने वाला मेरा भाई था यार। किले पे जा रहे हैं, चढ़ के थक गए। शकील साहब को धक्का लगा के चढ़ा रहा हूँ, कैसे समझाऊं? पूरा करूँ, बता दे, तू ही बता दे शरियार। ये वीडियो है, वीडियो चल रही है। इधर चलो, बीच में और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है। आ जाओ, और ऊपर जाना है। संभालो, इसका दिल भी निकल गया। क्या करेंगे? इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? थोड़ी देर बैठते हैं। बोलते थे मूड का। तो रूम्स में जाने से पहले थोड़ा सा इस किले की तारीखी पस मंज़र बता दूंगा, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रूम्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। नॉर्दर्न एरियाज जिसे आजकल गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, कदीम ज़माने में इस गिलगित बल्तिस्तान में 8 से ज़ायद इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, तो ज़्यादातर एक दूसरे के हरीफ रियासतें होते थे। इसी मुनासिबत से हर एक हुक्मरान ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत और रिहाइश के लिए इस तरह के किले बनवाए थे। हुंज़ा में हुंज़ा के हुक्मरानों ने 2 किले बनवाए हैं, किला बाल्तिब, किला मैं आपको छत से दिखा दूँगा। वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़ायद पुराना है। पहले हुंज़ा के हुक्मरान आल्तिब में रहते थे। फिर बाद इस बाल्तिब फोर्ट को मुकामी लोग 700 साल पुराना कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो इसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट स्पेसिस की उम्र जो है 765 ईयर्स। तो 1990 से अब तक भी मिला लेते हैं तो किले की उम्र तकरीबन 800 साल हो रही है, लेकिन पूरी किले की उम्र 800 साल नहीं है। वक्त के साथ एडिशन एंड रिफॉर्म्स। इसी तरह किला बाल्तिब 1945 तक एक्टिव फोर्ट रहा। 1945 में मीर ऑफ हुंज़ा शिफ्ट हो गई न्यू पैलेस। न्यू पैलेस भी करीमाबाद में है, छत से नज़र आता है, मैं आपको छत से दिखा दूंगा। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल एक लंबा अरसा ये किला खाली पड़ा रहा। इन 45 सालों में इस किले की प्रॉपर देखभाल और मेंटेनेंस न होने की वजह से दिन ब दिन इसकी अंदरूनी हालत कमज़ोर होती जा रही थी। दीवारें मुख्तलिफ सिमतों में फैल चुके थे, तकरीबन सारे प्लास्टर्स गिर चुके थे। 1990 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, ये फलाही इदारे हैं जिन्होंने महसूस करे इस फोर्ट को मरम्मत करने के लिए। चूँकि किला जो है यहाँ के रॉयल फैमिलीज़ की मिल्कियत में थी, मीर ऑफ हुंज़ा की, उनसे पेशकश की गई, तो उन्होंने इस बिल्डिंग को 1990 में प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पर डोनेट किया। इसी तरह 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान। 6 साल लगे और इसके ऊपर 7 से 8 करोड़ रुपयों की लागत आई थी, जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कंट्रीब्यूशन भी थे। इनमें 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान की तरफ से है, एंड रेस्ट ऑफ 20% इज़ फ्रॉम गेटिंग ग्रांट ऑफ USA, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन है, ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में, जो इन रूम्स में डिस्प्ले कर दी गई है। साथ में मैं आपको दिखाता चलूँ। Well, nowadays, for the future maintenance of this building, now we are collecting money from our visitor guests in the shape of entry ticket fees. बेसिक आप लोगों की एंट्री टिकट फीस जो है ये आप लोगों का डोनेशन है, आपका कंट्रीब्यूशन है इस म्यूजियम की फर्दर फ्यूचर देखभाल के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच अगेन।
इस किले को रेनोवेट करने का असल मकसद ये है कि यहाँ की यंग जनरेशन्स को उनके पास के बारे में आगाही मिले और आने वाले मेहमानों को यही दिखा देते हैं कि पहाड़ी एरियाज़ में 600-700 साल पहले लोग किस तरह सर्वाइव करते थे, उनकी तर्ज ज़िंदगी, उनका रहन सहन और उनके खाने पीने के बर्तन दिखा। अच्छा, मेरा सवाल दरअसल मैंने आपसे किया था कि ये दरवाजे छोटे अभी बता रहा हूँ सर। अब दरवाज़ों के ऊपर भी हम आएंगे, छत के ऊपर भी हम आएंगे और इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें रखी गई इनमें से एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। और जो रॉयल फैमिली के बाकी खानदान फैमिली वो अभी रह रहे हैं सर इधर, वो इधर ही, लेकिन वो उनके पास सिर्फ टाइटल्स हैं। मीर लफ्ज़ में इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँ। मीर मीन्स किंग, जिस तरह कुछ जगहों पे नवाब कहते हैं, कुछ जगहों पे चौधरी कहते हैं, कुछ जगहों में बादशाह कहते हैं, तो यहाँ पे जो हुक्मरान के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है मीर, मीर मीन्स ए किंग ऑफ हुंजा। अब करंट मीर ऑफ हुंजा जो है उसके पास सिर्फ टाइटल है। ये जो है 1974 तक इनके अपने पावर्स में रहे, लेकिन हुंजा स्टेट जो है पाकिस्तान का हिस्सा 3 नवंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ अलहाक कर दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि भुट्टो साहब की दौर तक जो है पाकिस्तान में 100 से ज़ायद प्रिंसिपल स्टेट्स में हर एक की अपनी एक पॉलिसी थी। 74 भुट्टो साहब की जब दौर आई तो टू मेक अ वन सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइडेड टू एबॉलिश ऑल किंग पावर्स ऑल ओवर इन पाकिस्तान। तो उस वक्त ये स्टेट भी एबॉलिश हो गई थी। तो नाउ हमारे पास जो करंट मीर ऑफ हुंजा है, इनके पास मीर का टाइटल है, मीर मीन्स किंग। अलबत्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको स्पेशल प्रोटोकॉल है, मिलती है, सिक्योरिटी है, कुछ मुलाजिम है जो उनके घर में वीडियो खिदमत कर। इसी तरह मीर साहब मीर टाइटल की एक स्टेफन मखसूस एक तनख्वाह भी मिलती है जो महीनावार। तो इसी तरह के मराद उनके लिए अभी भी है और वो रह रहे हैं न्यू पैलेस में, जो कि आपको छत से दिखा दूंगा और उनके तस्वीरों के ऊपर कुछ मजीद तफसीलात भी बताऊँगा। इसी तरह ये रूम जो है उस ज़माने का रिसेप्शन रूम है, लॉबी है, यहाँ गेस्ट को रिसीव करते थे और यहीं पर फिर लोगों से टैक्सेस भी वसूल करते थे। टैक्स हुंजा में बात ट्रेड होती थी, अनाज गंदम की शक्ल में टैक्सेस देते थे। तो उन टैक्सेस को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के गंदम के गोदाम हैं। ये दल्ले की गोदाम है, तकरीबन 9 फीट डीप, 6 बाई 6 स्क्वायर। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे भेजते थे और इसी के जरिए से निकालते थे। ये वाहिद एक्सेस थी। इस एक्सेस को तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल न सके, चोरी न कर सके, फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी तरह के 7 मजीद गंदम के गोदाम से इसके चारों तरफ, और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट साइजेस के बकेट्स, इनकी मदद से तोला। सफ़र के लिए हॉर्सेस, ये हॉर्सरल है, और कुकिंग के लिए, हांडी पकाने के लिए पत्थर के हांडियाँ इस्तेमाल करते थे। ये नरम पत्थर से तैयार की गई हांडी है जिसे तराश के, लेकिन इस जैसे हांडी को गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गरमाइश जो है 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूस रहती थी। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल करते थे। ये जो डिज़ाइन है इन्हें मंगोलियन डिज़ाइन कहते हैं, कंपोजिट वो है डिफेंस हंटिंग के लिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इन छोटे दरवाजे के बारे में कुछ तफसीलात बता दूँगा। छोटे दरवाजे भी हैं, छतलों भी हैं। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ गिलगित बल्तिस्तान, गर्मियों में यहाँ पे इंतहाई खुश्क गर्मी होती है और सर्दियों में इंतहाई खुश्क सर्दी होती है। उसकी वजूहत ये हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ सराउंडिंग विद 3 बिग माउंटेन रेंजेस, हिमालय, हिंद कुश, कराकोरम की बड़ी दीवारें हैं। साउथ की तरफ से जो मानसून हवाएं आ जाती है वो रास्ते में ही हिमालयन रेंजेस रोक लेती है, जिसकी वजह से मानसून की बारिशें इस तरफ नहीं होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर खुश्की ज़्यादा है। गर्मियों में खुश्क गर्मी तो सर्दियों में खुश्क सर्दी। खुश्क सर्दी इतनी ज़्यादा कि सर्दियों में उस वक्त -30 तक भी टेम्परेचर चली जाती थी। अभी भी -15 -20 तक नॉर्मली चली जाती है। तो रूम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बिल्कुल छोटे दरवाजे रखते थे और छत भी लो रखी जाती थी और मोटी दीवारें रखते थे, इनमें रूम टेम्परेचर मेंटेन रख सके। और छोटे दरवाजे का फ़ायदा ये भी था कि इन दरवाज़ों से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है। दुश्मनों को रोकने में भी आसानी होती थी और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतरामन झुक का आ जाए। इन्हें रिस्पेक्टिव डोर्स भी कहते हैं। सो प्लीज़ अपने सर का खास ख्याल रखना आप लोग। तो गर्मियों में टेम्परेचर क्या टेम्परेचर सर अगर सनी ज़्यादा, लेकिन टेम्परेचर कुछ इस तरह से कि जो धूप आ जाती है वो एकदम स्किन को जला देता है, जिस तरह सर्दियों में खुश्क सर्दी की वजह से स्किन जल जाती है। लेकिन किसी अगर सायादार इलाके में या कमरे के अंदर हम चले जाते हैं तो फिर वो नॉर्मल महसूस होती है, यानी कि बहुत कम पंखा इस्तेमाल होती है।
पंखा आजकल यूज होना शुरू हो गया, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ी सी टेम्परेचर इंक्रीज। आप अंदाजा कर ले कि पंखा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मीन्स के नॉर्मल, लेकिन धूप में आप बैठेंगे तो एकदम स्किन को जला देता है, क्योंकि एक तो हम हाइट पे हैं, थोड़ा सा सूरज के नज़दीक भी है, और नमी ना होने की वजह से एकदम स्किन को जला देता है। इसी तरह सर्दी कुछ इस तरह से कि अगर आप ज़्यादा ठंड में रहेंगे तो एकदम ये स्किन जल जाता है ठंड की वजह से। तो इस तरह की सर्दी और इस तरह की गर्मी यहाँ पर होती है इन हाई एरियाज में। तो अगला जो कमरा है ये उस ज़माने का जेल है, जिंदान। तो जिंदान के अंदर स्पेस इतना ज़्यादा है, उसके बारे में तफसीलात में यहीं पर बता दूंगा, फिर जेल से हो तो हम आगे गुजरेंगे। जैसे आप जेल के अंदर दाखिल होंगे तो इसके अंदर अभी आयरन ग्रिल्स और स्टेयर्स लगाए गए हैं एक्सेस के लिए। तो इस फोर्ट की मरम्मत से पहले न तो इसके अंदर आयरन ग्रिल्स थे न स्टेयर्स होते थे। मुजरिमों को अंदर दाखिल करने के लिए रस्सी और सीढ़ी इस्तेमाल करते थे। ये ग्रिल्स के नीचे काफ़ी डीप है और 5-10 दिन कैदियों को यहाँ पर कैद करते थे। फिर उनमें फर्दर पनिशमेंट्स में कुछ को सजाई मौत मिलती थी, कुछ को जलावतन करते थे, और जो जंगी मुजरिम होते थे उन्हें स्पेशली चाइना खस कर लेके जाते थे और उन्हें गुलामों की शक्ल में फ़रोख्त किया जाता था, स्लेव ट्रेड होती थी। वेल, सर का ख्याल रखते हुए हम इस जेल खाने से होते हुए अगले रूम की तरफ बढ़ते हैं। भाई आप भी जाओ। चलो जी। इस तरह के कपड़े अमूमन हज़रात शादियाँ, फेस्टिवल या फिर दरबार के लिए इस्तेमाल करते थे। चलो 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 आगे बढ़ो। देख के आना। आम खवातीन के लिबास, आम खवातीन के लिए वुलन गाउन्स, लेदर के जूते, विंटर्स के लिए मार्कोट का लिबास इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन जो है ये भी वुलन गाउन है, बट दिस वन इज फाइन वूल। इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाए गए हैं ये कश्मीरियन डिज़ाइन है। 1930 में जो है ये हुक्मरान के लिए गिफ्ट आई थी, पुनियाल के हुक्मरान से। ये 1930s का गाउन है और ये रॉयल गाउन है। और बैक साइड की तरफ ये 3 वर्ल्ड मैप्स हैं, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन दी गई। डायरेक्टली इनका कोई ताल्लुक तो नहीं बनता है पहले से। फर्स्ट जो मैप है ये 13th सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है, लैटिन लैंग्वेज में है। सेकंड जो है वो 1550 का है, फ्रेंच लैंग्वेज में। और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है, इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी रूम जो है ये बेसिकली गार्ड रूम थी, यहाँ पे संतरी बैठते थे। इन होल्स से नीचे की तरफ निगरानी रखते थे। एक्चुअली दीज आर द डिफेंसिव होल्स। और ऊपर जो शेल्फ्स बनाए गए हैं उनमें एरोज को रखते थे और साथ में जो हैंडल्स हैं उनमें बोझ को हैंड करने के लिए तीर और कमान। ये अगला दरवाजा कुछ ज़्यादा ही तंग है, प्लीज सर का ख्याल रखना है। सर बचा के ये सारी तारीख मंगलों की बता रहे हैं। और उस जमाने के मुनासिबत से डेकोरेटेड रूम है ये है, जहाँ मुख्तलिफ से कार्विंग्स। तो इनमें से कुछ कैपिटल्स के ऊपर इस तरह के हमें कार्विंग्स नज़र आते हैं, ऊपर क्रॉन्स नज़र आते हैं, डोर्स के ऊपर भी हैं और इसी तरह ऊपर की तरफ भी नज़र आते हैं। इन्हें तिब्बतन तर्ज के कार्विंग्स और बुद्धिज्म कार्विंग्स भी कहते हैं। तिब्बतन कल्चर मुंजम में थ्रू अ रॉयल टावरी इंट्रोड्यूस हुई थी अर्ली 16th सेंचुरी में। 1665 में यहाँ के हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान से हुई थी। कदीम ज़माने में बल्तिस्तान को मुगलिया दौर में लिटिल तिब्बत, तिब्बत खुर्द कहा जाता था। और रॉयल डोरीज में एक रिवाज होती थी कि खातून के साथ खिदमतगार आते थे घर बनाने के लिए। तो उस खातून के साथ कुछ मेसन्स कारपेंटर्स आए थे, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन अल्तिफ फोर्ट में की, इसी तरह बाल्टिक फोर्ट में। तो उनके साथ यहाँ पे तिब्बतन कल्चर इंट्रोड्यूस, एक्चुअली तिब्बतन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ये छोटे दरवाजे और वुड कार्विंग जो हैं तिब्बतन डिज़ाइन डोर्स और तिब्बतन डिज़ाइन कार्विंग्स भी कहते हैं। और इसी तरह से इस किले की अंदरूनी और बैरूनी साख्त जो है वो मिलती जुलती है पोताला पैलेस जो तिब्बतन लहासा चाइना में। अमूमन इस तरह के कमरे सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। सर्दियों के लिए यहाँ सेंटर में छोटी सी फायर प्लेस थी और ऊपर की तरफ होल स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन, इससे बालस्ट रिस्ट्रिक्शन बंद किया गया।
और विंटर रूम के साथ लाजमन स्टोरेज रखते थे। यहाँ पे 6 महीने की सीज़न होती है, एक ही फसल होता है, तो हम ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन स्पाइसेस को भी ट्राई करते हैं स्टोर करने के लिए। इस तरह के स्टोरेज एक यहाँ पे भी हैं और एक यहाँ की बैक साइड पे भी। और यहाँ पे नीचे की तरफ जो बंकर नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द ट्रेजर पिट। इसमें कीमती अशिया ज़बर रखने के लिए, और ये मज़ीद कुछ पत्थर के हांडियाँ हैं कुकिंग के लिए, हांडी पकाने के लिए। और ये कालीन जो है ये 100 साल से ज़ायद पुरानी कारपेट है, मोर देन 100 years old carpet is a handmade natural dye and sheep carpet। ये उस वक्त समरकंद बुखारा से लाई कारपेट है। और सराउंडिंग में नीचे बिछाए गए ब्लैक एंड वाइट जो कारपेट से, ये हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं। इनकी प्रोडक्शन लोकल सतह पर भी होती हैं। ये बनते हैं बकरी के बाल और याक के बाल से। इसी तरह बैक से शोकेसेस में जो बर्तन हैं, इस तरह के बर्तन वक्त के साथ कश्मीर से लाई हुई चीज़ें हैं। दीज आर द कश्मीरियन प्रोडक्ट्स, इनमें मशरूबात रखने के लिए। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, रॉयल किचन लंगरखाना की तरफ। प्लीज एहतियात से सर का ख्याल रखते हुए सर बचा के लिए दीजिए। चलो आगे चलो। ये रूम जो है उनका रॉयल किचन है, लंगर खाना। यहाँ पे कुकिंग करते थे और इस किचन में ज़्यादातर 3 किस्म के बर्तन हैं, पत्थर हैं, लकड़ी है, लोहा। लोहे के जो ज़्यादातर बर्तन है ये वक्त के साथ कश्मीर और काशगर से लाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली हुंजा में जो है वो पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। जैसे कि ये स्टोन ग्राइंडर्स हैं, हाबंदस्ते चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। स्टोन स्लेब जो है तवा जिसके ऊपर चपातियाँ बनाते थे। और ये वुडन केन जो है ये बादामी है, इसमें लस्सी तैयार करते थे। और साथ ये जो स्किन बैग है ये बकरी के चमड़े से बनाई गई, इस पे भी लस्सी तैयार करते थे। इसे शेक करते हैं बटर मिल्क बनाने के लिए, बकरी के चमड़े से तैयार की गई है। और साथ में ये जो बर्तन है ये कद्दू के बर्तन, पम्पकिन से। कद्दू की एक ख़ास अकसाम है जिन्हें गोट्स कहते हैं। इन्हें सुखा के अंदर से खाली करते थे, इनमें दूध, दही, लस्सी, पानी, कोई भी लिक्विड चीज़ रखनी थी। इनके छोटे शेप्स ग्लासेस हैं, लकड़ी के चम्मच हैं, ये सूप स्पून है। और इनके बैक साइड की तरफ एक और वाइट कलर की स्किन बैग नज़र आ रही है, वो भी बकरी के चमड़े से तैयार की गई है। वो फूकनी है, फायर बेलो, आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते थे। लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए दिए जलाते थे। एक इन स्पून के ऊपर है, एक बैक साइड स्टेन के ऊपर है, एक नियर कॉर्नर छोटे स्टेन के ऊपर, जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीडीज हैं। और ये छोटी सी जो वुडन बॉक्स है नेक्स्ट टू द बिग बोल, ये माउस खड़े की चूड़ानी। और लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए छोटे स्टोरेज जिनमें ज़रूरत की चीज़ें रखते थे। एंड होल इज लग फॉर स्मोक, स्काईलाइट, वेंटिलेशन के लिए। और ये रूम टोटली स्मोकी एरिया होती थी। आप देख सकते हैं स्मोक की वजह से ये पूरी कार्बन लेयर बन चुकी है। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है, 800 साल पुरानी लकड़ी है। दिस वन इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रेजेंट। इसी तरह यहाँ बैक साइड भी एक छोटा सा स्टोरेज है। ये स्टोरेज जो है समर्स में फ्रिज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एक्चुअली बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग जो है इस फेसिंग टू द उत्तर ग्लेशियर, वहाँ से अक्सर जो है ठंडी हवाएं आती हैं, तो बैक साइड पोर्शन ज़्यादा ठंडा रहता है। इसमें सीजन में दूध, दही, लस्सी, मक्खन, इस तरह के खराब होने वाली चीज़ें रखते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब हम नेक्स्ट रूम की तरफ चलेंगे, रिसेप्शन से हो तो आहिस्ता आहिस्ता छत की तरफ हम बढ़ेंगे। छत से आगे मैं आपको हुक्मरानों के लिविंग रूम्स, उनके तस्वीरें और चारों तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है उसके बारे में तफसील बता दूंगा। सर का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे।
ये जो है हुक्मरानों की दरबारी एरिया कहते हैं, समर कोट। ये हुक्मरान का तख्त था, हुक्मरान बैठते थे, इसके इर्द गिर्द उनका काबरीन हजरात यहाँ पर फैसले लेते थे। और ये कदीम ज़माने के पोलो स्टिक्स, पोलो बॉलिंग की कौमी खेल होती थी जो फ्री स्टाइल में आज भी खेली जाती है विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये दोनों तरफ हिमालयन आइबेक्स के होम से सेंटर में मार्कोट जैसी पहाड़ी बकरे ये इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। और ये चारों तरफ जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है ये कराकोरम का सिलसिला है, और इनमें कुछ पहाड़ हैं जिनकी बुलंदी 7000 मीटर से ज़्यादा है। सराउंडिंग हुंजा एंड नेगेटिव। सामने की तरफ रकपोशी है, ये सतह समंदर से 7788 मीटर, 7788 मीटर है। एंड नेक्स्ट टू रकपोशी दीरान पीक, बैक साइड पे जो राउंड टॉप क्लाउड्स थोड़े से निकल रहे नज़र आ रही है, तो दीरान इस 7200 मीटर, 7200 मीटर है। और अंदर की तरफ जो नज़र आ रहा है दो ब्राउन पहाड़ के बीच में बर्फीली पहाड़, ये गोल्डन पीक है 7027, 7000। वो जो आखिर में नज़र आ रही है थोड़ा सा नीचे की तरफ, वो किला अल्तित है। पहले हुंजा के हुक्मरान अल्तित में रहते थे, अल्तित से फिर बल्तित की तरफ शिफ्ट हो गए, यहाँ से 1945 में न्यू पैलेस। अल्तित एंड बल्तित मीन्स लोअर एंड अपर पोर्शन, वो थोड़ा सा नीचे हैं, ये थोड़ी सी ऊंचाई पे। इसे यहाँ इतनी ऊंचाई पे बनाने का मकसद ये था कि दुश्मन की इजी अप्रोच ना हो, एक्सेस ना हो। आप देख सकते हैं बैक साइड से टोटली कटेड एरिया है, ये 3 साइड से नेचुरल प्रोटेक्शन है, दुश्मन की एक्सेस नहीं थी। सामने लोकल रेजिडेंशियल एरिया और इसके इर्द गिर्द फोर्टिफाइड वॉल होती थी, उसे एक्सेस करना मुश्किल था। तो ये किला जो है ये डिफेंसिव मुनासिबत से बनाई गई किला है। वेल नाउ इट्स अ फ्री टाइम फॉर फोटोग्राफी। 1-2 मिनट बाद फिर हम आगे चलेंगे, हमारी आधी विजिट बाकी है। वेल आप कुछ तस्वीरें बनाते चले प्रिंस करीम आगा खान का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो किले से ना हुक्मरानों से नजरिए से। तो बेसिकली हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, जिसे एकेरियन कहते हैं, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जो दुनिया में 32 ममालिक में काम करती हैं, ये हेल्थ, एजुकेशन, हिस्टोरिकल प्लेसेस, माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर काम करते हैं। ये इनका एक प्रोजेक्ट रहा है जो 1990 से 96 तक मुकम्मल हो चुकी है। और इस किले की रेनोवेशन की 80% डोनेशन हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान की तरफ से है। और इसी तरह इसी इदारे ने किला अल्तित की भी रेनोवेशन की है। शिगरन कपुल फोर्ट जो बल्तिस्तान में है, लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद, करंटली ये इदारा लाहौर फोर्ट के ऊपर काम कर रही है। इस वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। और इनके दादा परदादा के पिक्चर्स है, 7 मील का पूरा शजरा भी लेगी। इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हुक्मरानों की तस्वीरें हैं। हुंजा के ऊपर 1000 साल एक ख़ानदान ने हुक्मरानी की है, जिसमें 24 से ज़ायद जनरेशन गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ की तस्वीरें अवेलेबल हैं। इस हुक्मरान की भी हुंजा में पहली तस्वीराती तस्वीर बनाई गई थी। मीर गज़न खान अव्वल, सन ऑफ मीर शाह गज़नफर, 1863 से 1886 तक हुंजा के रूलर रह चुके हैं। इनके बाद इनके बेटे मीर सफदर खान 1886 से दिसंबर 1891 में इनके ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया, शिकस्त मिली, तो ये फरार इख्तियार कर गए चाइना कशकर, और वहाँ 1930 के आसपास में इंतकाल कर गए। चंद महीनों बाद अंग्रेज़ों ने इनके जगह में इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को हुक्मरान बना लिया। सितंबर 1892 टू 1938 जिन्होंने हुंजा के ऊपर 46 साल हुक्मरानी की। इन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ तब्दीलियाँ करवाई। उन तब्दीलियों में चूने की सफ़ेदी हैं, कलरफुल ग्लासेस हैं, पैनल विंडोज़ हैं, कश्मीरी एंड डिज़ाइन सीलिंग्स। इसी तरह इनके बाद इनके बेटे हैं मीर गज़न खान सेकंड 1930-1945। इनके बाद इनके बेटे मीर मोहम्मद जमल खान 1945-1974। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक कर दिया था, लेकिन 1974 तक ये प्रिंस स्टेट थी। 74 भुट्टो साहब की दौर में ये स्टेट अबोलिश हो गई, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनरेरी मेजर जनरल का ओहदा प्लस मीर का टाइटल। मीर मीन्स अ किंग, और ये करंट मीर ऑफ हुंजा है। मीर गज़नफर अली खान
ये बिल्डिंग इनकी मलकियत में थी। इन्होंने 1990 में इस बिल्डिंग को प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पर डोनेट कर दिया था। ये हयात हैं, आजकल सियासत में एक्टिव हैं, एक्स गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, इनकी वाइफ क्वीन ऑफ हुंजा और इनके बेटे प्रिंस शाह सलीम खान। ये तीनों हयात हैं, न्यू पैलेस में रहते हैं, जो मैंने बाहर छत से दिखा दिया था। और ये उनके सेरेमोनियल ड्रेसेस फॉर किंग एंड क्वीन। इसी तरह से कुछ हथियार, कुछ तलवारें हैं, डिफेंस के लिए, हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये फ्लैग जो है ये हुंजा स्टेट की फ्लैग थी। बो एंड एरो, पावर सिंबल, मून एंड स्टार रिज्यूम एज इस्लामिक सिंबल ऑन दिस फ्लैग। और ये मार्को पोलो शीप के हॉर्न्स है। ये खंजर ऑफ टॉप में पाई जाती हैं। ये पहाड़ी भेड़ की नस्ल है। लोकल्स हम लोग इसे रुश कहते हैं। इज अ बिग शीप विद अ बिग हॉर्न्स। मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर 13 सेंचुरी में जब वखान कॉरिडोर से होते हुए चाइना की तरफ जा रहे थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस शीप को देख लिया तो उन्होंने अपना नाम दे दिया था। उसके बाद ये मशहूर हो गई मार्को पोलो शीप के नाम से। ये रूम जो है, दिस वन इज द रॉयल समर बेडरूम, गर्मियों का कमरा। फर्नीचर, चारपाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते थे, फर्श भी सोते थे, सिंपल बिस्तर बिछाते थे, जो कि अभी भी हुंजा वैली में 80% जो लोग थे, दे प्रेफरिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर्स। वी आर नॉट यूजिंग फर्नीचर इन हाउसेस। हमारे घरों में गाँव तकिए, कुशन और मट्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। और ये ब्रोकेड कारपेट बाहर तक से बिछाने के लिए मसनद के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सीलिंग कश्मीरी डिज़ाइन सीलिंग है, 1911 में बनाई गई सीलिंग। और ये कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स है जो हुंजा के हुक्मरान और चाइनीज़ के बीच में हुए थे। हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी, एक से फारसी और एक से चाइनीज़ में है। और ये एनेक्सेशन लेटर की कॉपी है। 3 नवंबर 1947 को मीर ऑफ हुंजा ने थ्रू अ टेलीग्राम हुंजा से पाकिस्तान के साथ अलहाक किया था। ये उसी टेलीग्राम की कॉपी। नेक्स्ट अपन बालकनी की तरफ चलेंगे। जो 1930 के आसपास में इंट्रोड्यूस हुई अंग्रेज़ों से रब्ता रखने के लिए। और कुछ मज़ीद तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर है बाहर छत से ली गई तस्वीर है, मीर ऑफ हुंजा हैं, साथ में उनके बेटे करंट मीर। दूसरी तस्वीर क़िलातत की, मीर ऑफ हुंजा, क्वीन ऑफ हुंजा, उनकी डॉटर क्वीन ऑफ हुंजा सेम लेडी जो 2006 में इंतकाल कर गई हैं 98 की उम्र में, जिनकी ताल्लुक निगर से थी। निगर मीन्स अक्रॉस द रिवर, दैट वैली इज नोन एज द निगर वैली। और ये पिक्चर 1960s की है, जिसमें मीर ऑफ हुंजा चुएन लाई चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। कराकोरम हाईवे बनाने के माहदे बन रहे थे 1960s में। 66 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, 78 में पब्लिक एक्सेस के लिए खोल दिया गया। और छत पे जो मैंने तख्त दिखा दिया था, उस पर इसी तरीके से उनकी दरबार लगती थी। हुक्मरान और क्राउन प्रिंस तख्त पे बैठते थे, इर्द गिर्द उनका काबरीन हजरात फैसले लेते थे। और रेस्ट ऑफ जो पिक्चर्स है, ये मीर साहब के कुछ जायजाद भाइयों की तस्वीरें हैं। और आखिरी जो तस्वीर है, ये 1911 इंडिया में ली गई पिक्चर है, इन फ्रंट ऑफ द दिल्ली गेट। मीर साहब इंडिया चले गए थे दिल्ली दरबार के लिए। When he reached India, he was much more impressed from the Mughal art and Kashmiri designs. Further, इन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ मॉडर्न एडिशंस करवाए। उन एडिशंस में वाइट वॉश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज, कश्मीरी एंड डिजाइन सीलिंग्स और इसी तरह मुगल तर्ज के कुछ कार्विंग्स का इजाफा। These are the late editions of the colonial. नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। ये रॉयल विंटर बेडरूम, सर्दियों का कमरा। एंड दिस वन इज सिमिलर टू द लोकल ट्रेडिशनल हाउस। दोस्तों को जो मुकामी लोग होते थे वो भी अमूमन इस किस्म के घर बनाते थे। ये कंप्लीट फैमिली के लिए कंप्लीट घर होती थी, जिसकी सेंटर में हीटिंग का निज़ाम, इसके इर्द गिर्द स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया, ये बच्चों के लिए झूला। ये तो आजकल भी हमारे घर में इस्तेमाल होता है। फॉर्मिंग बोर्ड लेडीज इसी तरह से झूला लेते हैं और इस बक्से में आटा स्टोर करते थे। इस तरह के लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए पूरी फैमिली मिलकर एक ही बर्तन में खाते थे। छोटे स्टोरेजेस जिनमें ड्राई फ्रूट्स, ज़रियात की चीज़ें रखते थे। और इन शोकेसेस में कुरान पाक के कलीम्स के
300 साल पुरानी, ये 200 साल पुरानी है। कुरान पाक के कलमे नुस्खे हैं, तो आगे जाके क्लोज देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी क्लोज जाना। ये जो है इस रूम को अंदरूनी दरबार कहते हैं। मौसम के मुनासिबत से यहाँ की दरबार लग जाती थी और ये टोटली खुली छत होती थी, ओपन एयर रूम। और ये हमारा आउटडोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादियाँ फेस्टिवल्स में। और साथ ही चाइनीज़ पेपर करेंसीज के कॉपीज़ है। 1920-23 में काशगर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रेड के लिए। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज़ खुतन कालीन है, हैंडमेड, नेचुरल डाई और केमल वूलन है। और ये रशियन गन्स डिफेंस हंटिंग के लिए। और ये कलरफुल ग्लासेस जो है ये 1911 के एडिशन है, जिनमें फ्रेंच फिल्म ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। इनमें कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिका। well, इसी तरह से ये बड़ा जो दरवाज़ा है ये इस किले की इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं। फ्रंट साइड से प्रॉपर एंट्रेंस होती थी, हंगामी हालतों में निकलने के लिए उन्होंने इमरजेंसी रास्ता रखा था। अब टूर कंप्लीट करने के लिए हम एक साइड से इंटर होते हैं तो दूसरी साइड से निकल जाते हैं। ये किले के आखिरी रूम है। आई होप आप लोगों ने अपना टूर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी आल्सो। थैंक यू वेरी मच अगेन। अगर आपने यहाँ बैठ के 1-2 तस्वीरें बनानी है तो वहाँ बना के फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाए।